वेलकम बैक। मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। फ्रेंड्स, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव का लेक्चर नंबर 3 है। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस को कर सकें। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो का खासियत ये है कि आपको इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा सही करेंगे। तो चलिए, आइए देर न करते हुए आज के इस लेक्चर में आपके लिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है आपका, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन सी है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन डी है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो चलिए, आइए इस प्रश्न का हम लोग जवाब जानने का कोशिश करते हैं। जो जानते हैं वो कमेंट में कर सकते हैं, नहीं जानते हैं तो ध्यान से देखें स्क्रीन को। तो फ्लक्स घनत्व B बराबर होता है FV/m। FB को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल और M को बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण और B को बोलते हैं यहाँ पर फ्लक्स घनत्व। तो फ्लक्स घनत्व बराबर हो गया चुंबकीय बल बटे आघूर्ण। तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला और इसी को हम लोग बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका एक और अन्य मात्रक भी होता है, जैसे यहाँ पर हम समझते हैं B यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बराबर दिया हुआ है FV/m। तो F हो गया हमारा यहाँ बल, तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन। अब बटे में m, तो इसका होता है I/m और I मतलब हो गया यहाँ पर विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम लोग मेजरमेंट करते हैं एम्पियर में। तो यहाँ पर हो गया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एक और अन्य मात्रक न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। तो अब आप यहाँ पर इन तीनों में से देख लें, चेक कर लें कि कौन सा मात्रक आपके लिए सही है। तो पहला है आपका यहाँ पर टेस्ला, दूसरा है वेबर पर मीटर स्क्वायर और तीसरा है आपके पास न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर। अब आप ऑप्शन में देखें कौन सा आपका सही है। तो ऑप्शन में अगर यदि आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी में आपको मिलेगा आंसर, ऑप्शन बी में आपको आंसर मिलेगा वो है टेस्ला। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया इस ऑप्शन के अनुसार से टेस्ला। नहीं तो कहीं पर आपको वेबर यानी WB बटे मीटर स्क्वायर रहे तो वो भी सही हो सकता है, या तो न्यूटन बटे एम्पियर मीटर रहे तो वो भी सही हो सकता है। तो ध्यान से देखेंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है इस प्रश्न के लिए, उस ऑप्शन को देखते हुए आप टिक आउट करेंगे। यहाँ पर टेस्ला दिया हुआ है तो इसीलिए इसका आंसर हो गया टेस्ला। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है फैराड, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है कूलम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कूलम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, आवेश की विमा होती है। ऑप्शन ए है AT, ऑप्शन बी है LAT, ऑप्शन सी है AT इनवर्स, ऑप्शन डी है AT की पावर -2। तो चलिए, आइए अगर जो जानते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर, और नहीं जानते हैं तो आप इस प्रश्न का सही जवाब देखिए क्या होता है। चलिए,
तो इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आवेश Q बराबर होता है I इंटू टी, फॉर्मूला, जहाँ I है हमारा विद्युत धारा और T है समय। तो विद्युत धारा का बीमा होता है A और समय का बीमा होता है कैपिटल T। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि आवेश का जो बीमा है वो 80 हो जाएगा। अब आप ऑप्शन में देखें कि कौन सा ऑप्शन में 80 लिखा हुआ है। तो अगर यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में आपको लिखा हुआ है 80। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया 80, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके लिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। ऑप्शन ए है आपके लिए 2 गुना 10 की घात माइनस 21 कूलम, ऑप्शन बी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ऑप्शन सी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बीच का बल क्या होगा। अगर यदि दो आवेश दिया हुआ है और पहले स्थिति जो थी उससे आप उसके बीच की स्थिति यानी कि उनके बीच की दूरी को अगर आप दोगुना कर देते हैं तो उनके बीच लगने वाले बल क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए है दोगुना हो जाता है, ऑप्शन बी है आधा हो जाता है, ऑप्शन सी है 4 गुना हो जाता है, ऑप्शन डी है चौथाई हो जाता है। तो इस प्रश्न को समझिए। इस प्रश्न में आपसे कह रहा है कि दो आवेश है, एक है Q1 और एक है Q2। तो इसके बीच का दूरी है R, फर्स्ट केस। तो इसके बीच लगने वाला बल हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 व R स्क्वायर। जबकि दूसरा कंडीशन आपसे बोल रहा है कि यही दोनों आवेश है, ठीक है, Q1 और Q2 ही है। अब की बार इसकी दूरी को दोगुना कर दिया यानी 2R कर दिया। तो अब जो है सो इनके बीच लगने वाले बल क्या होंगे। तो देखिए यहाँ से इनके बीच लगने वाले बल हम बोल सकते हैं F बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 Y बटे, ठीक है, R स्क्वायर है। देखिए ऊपर वाले अगर व्हाइट कलर से जो फॉर्मूला लिखा हुआ उसमें है F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो R की जगह पर सेकेंड कंडीशन में है आपके पास 2R, तो आप यहाँ लिखेंगे 2R का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर 2R का स्क्वायर आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 4R स्क्वायर। अब देखिए K इंटू Q1 Q2 अब बटे में R स्क्वायर, ये तो हमारा वाइट कलर के फोर्स के बराबर है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ग्रीन कलर का जो फोर्स है हमारे पास F बराबर वो वाइट कलर के फोर्स का 1/4 गुना हो रहा है। तो हम यहाँ F और गुना में क्या लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। F और गुना में 1/4, ठीक है। ये जो K ग्रीन कलर में K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये तो हमारा हो गया है वाइट कलर के फोर्स के जैसा। तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर की जगह पर अगर यदि हम लोग वाइट कलर का F रख दें तो नीचे में इसमें डिवाइड में हो जाएगा 4, यानी हम बोल सकते हैं ग्रीन कलर का जो फोर्स है वो वाइट कलर के फोर्स का 1/4 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है बाबू 1/4 गुना। तो यानी कि 1/4 को हम बोलते हैं चौथाई। तो यहाँ पर जब दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर देंगे तो उनके बीच लगने वाला बल जो है वो पहले बल का 1/4 हो जाएगा या 1/4 गुना हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पर 1/4 गुना डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ होगा कि 1/4 गुना हो जाएगा या चौथाई हो जाएगा, तो उसी में हम लोग टिक करेंगे। चलिए देखिए ऑप्शन आप, तो ऑप्शन ए में है आपका 2 गुना हो जाता है, नहीं होता है।
आधा हो जाता है, नहीं होता है। 4 गुना हो जाता है, नहीं। चौथाई हो जाता है, हाँ। 1/4 गुना हो जाता है या चौथाई हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, जब दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर देंगे तो हमारा जो नया बल होगा वो पहले बल का 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है। तो ये तो आप काफ़ी है ना पढ़े होंगे, एकदम बार बार पढ़े होंगे, थ्योरी पढ़े होंगे। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को दिया जाता है कूलाम के नियम के द्वारा। तो आप देखें ऑप्शन सी में आपको मिलेगा कूलाम का नियम। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया कूलाम का नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। निम्न में कुछ आवेशों का मान दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन ए में है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन बी है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन सी है 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन डी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आपको कैसे पता लगाना है कि इसमें कौन सा आवेश संभव है और कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ से इस प्रश्न को आपको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब ऐसा प्रश्न अगर जहाँ पर भी रहे कि निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बारी बारी से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम में 1 2 3 ऐसे करके गुना करके और अपने ऑप्शन को मिलाना है। और 1 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जैसे अभी यहाँ पर 1 से आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो यही वैल्यू आ गया, सेम आ गया। अब हम ऑप्शन में जा करके देखेंगे, अगर सेम सेम मिल जाता है तो वो आवेश संभव है, अगर सेम सेम नहीं मिलता है तो वो आवेश संभव नहीं है। तो 1 से गुना किया तो हमारा ऑप्शन डी मिल गया, तो ये आवेश संभव है। हमसे पूछ रहा कौन सा आवेश संभव नहीं है, वही हमारा आंसर होगा। अगर यदि यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो देखिए 2 से गुना करेंगे तो 1.6 यानी 16 दूना 32 यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा। देखें आप चेक करें 3.2 है कहीं पर ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन ए में है, तो ये आवेश भी संभव है। चलिए अगर यदि यहाँ पर हम लोग इसमें 3 से गुना करें, किससे गुना करें 3, तो 16 3 48 यानी 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आएगा। ठीक है, ऑप्शन देखें आप, तो ये तो आपका ऑप्शन में नहीं है। चलिए और हम देख लेते हैं, अगर हम इसमें 4 से गुना करें, ठीक है, देखिए अभी आपका 2 ही ऑप्शन चेक हुआ है और 2 ऑप्शन अभी चेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो और आगे बढ़ेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64, 16 चौका 64, तो 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए है कहीं क्या, हाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन बी में 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब आपको चेक करने का आगे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 अगर मिल गया तो अब जो नहीं ऑप्शन चेक हुआ है तो वो एकदम निश्चित है कि अस्तित्व में संभव नहीं है उस आवेश का। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि ऑप्शन हमारा सी जो है वो आंसर होगा। ये ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये आवेश संभव नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप गुना करेंगे 16 में कोई भी तो ये चीज़ संभव होकर के आपका गुणनफल नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये आवेश संभव नहीं है। इसी प्रकार से आपको चेक कर लेना है, जो नहीं मिलेगा गुणनफल में उसको हम लोग बोल देंगे आवेश संभव नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, एक कूलाम वह आवेश है जो शून्य में, अब शून्य का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए क्या है, शून्य का मतलब यहाँ पर है निर्वात या वायु की बात हो रही है। तो शून्य बोल दे तो आपको समझ लेना यहाँ पर निर्वात की बात हो रही है। ठीक है, तो एक कूलाम वह आवेश है जो शून्य में यानी निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 न्यूटन, ऑप्शन बी है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, ऑप्शन सी है 9 × 10⁹ न्यूटन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में कहना क्या चाह रहा है आपको, देखिए इस प्रश्न में आपसे कहना चाह रहा है कि एक कूलाम का आवेश है, ठीक है, और निर्वात में रखा हुआ है, अपने से 1 मीटर की दूरी पर अपने ही समान एक दूसरा एक कूलाम का आवेश रखा हुआ है। तो बोल रहा है कि ये आवेश इस पर कितना बल लगाएगा, यानी इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा। तो आप जानते हो आप जानते हो कूलाम के नियम से F बराबर होता है आपका
के इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आप ये भी जानते हो कि के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9। एफ बराबर हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो के का वैल्यू आप जानते हो 9 इंटू 10⁹9। और Q1 Q2, तो Q1 का भी वैल्यू 1 कूलम, Q2 का भी वैल्यू 1 कूलम, तो 1 गुना 1। ठीक है, उसके बाद बट्टे में आर स्क्वायर, तो दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना दिया हुआ 1 मीटर, तो बट्टे में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, ऊपर में 1 गुना 1 तो 1 ही रहेगा। यानी फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9 गुना 10⁹9 न्यूटन। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर है आपका, तो ऑप्शन में आपको सी में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा बाबू आपको, ऑप्शन सी में मिलेगा 9 गुना 10⁹9 न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 9 गुना 10⁹9 न्यूटन। चलिए अब हम अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुक्त आकाश की प्रवैधुता एप्सिलॉन नॉट होती है। तो मुक्त आकाश की प्रवैधुता एप्सिलॉन नॉट की मान होती है। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं, चेक करते हैं क्या होगा। तो देखिए यहाँ से आप जानते हो के बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 आप जानते हो के बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यदि हम लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालें, तो एप्सिलॉन नॉट का अगर यदि आप वैल्यू निकालोगे तो इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ऊपर लगाना पड़ेगा और 9 गुना 10⁹9 जो है उसको नीचे लाना पड़ेगा। तो हो जाएगा यहाँ पर आपका एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 इंटू में 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, और इसको भी नीचे लाना पड़ेगा इधर, तो इसको जब नीचे लाइएगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कूलम स्क्वायर अब बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर यदि आप देखेंगे ऑप्शन में तो 1/4 इंटू 9 इंटू 10⁻, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या होगा, तो ये तो हमने आपको बताया है कूलम के नियम के अनुसार से। लेकिन जब आप सेकेंड चैप्टर में जाएंगे तो आपका माध्यम के मुक्त आकाश की जो प्रवैधुता एप्सिलॉन नॉट होती है, इससे और धारिता से संबंधित एक फार्मूला होता है, तो हम उसको निकाल करके देखते हैं क्या यहाँ पर मैच करता है क्या हमारा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ से आइए, तो देखिए यहाँ से एक फार्मूला होता है आपका C, यानी कि धारिता बराबर, ठीक है, संधारित्र की धारिता A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अगर निकालेंगे यहाँ से हो जाएगा C इंटू D बाय में A। ठीक है, और अब समझिए यहाँ से C जो है हमारा संधारित्र की धारिता है, इसका मात्रक होता है फैराड। ठीक है, और D हमारा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मात्रक हो गया मीटर, और ए है हमारा एरिया, तो एरिया का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा, तो नीचे में बचेगा F बटे M। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं फैराड पर मीटर। ठीक है, ये मीटर की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा फैराड पर मीटर। तो अब देखिए यहाँ से फैराड पर मीटर हमारा कहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में अगर आप देखें तो आपको लिखा हुआ फैराड पर मीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए प्रश्न नंबर 10, राशि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में आपको बता चुका हूँ क्या होता है बाबू, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9
न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो देख लीजिए कहाँ पर है आपका, तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर आपको ऑप्शन ए में मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगा विद्युत बल हो F, तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता E होगी। ठीक है, आपसे ये कहना चाह रहा है, एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इसमें Q0 आवेश रखा हुआ है और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। तो आप मुझे बताइए कि इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का वैल्यू कितना होगा। तो याद रख लें, E बराबर होता है F/Q0। ठीक है, Q0 हो गया परीक्षण आवेश, और ये हुआ अभी आपका अदिश रूप में, केवल इसकी परिमाण लिखी हुई है। सदिश रूप में लिखेंगे तो इसी के ऊपर आपको एरो लगा देना है। ठीक है, E और F के ऊपर। तो अब आप देख लीजिए कौन सा आंसर आपका सही है। तो देखिए यहाँ से E बराबर F/Q0 ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन बी में है E बराबर Q0 F, तो होगा नहीं। E बराबर F/Q0 स्क्वायर, होगा नहीं। डी में लिखा हुआ है E बराबर Q0 स्क्वायर इंटू F, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है इस प्रश्न का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न नंबर 12, विद्युतशीलता x का मात्रक होता है। विद्युतशीलता तो अभी आपने निकाल चुका है बाबू। विद्युतशीलता में आपको पूछा जा रहा था एप्सिलॉन नॉट, ये है हमारा विद्युतशीलता, लेकिन यहाँ पर विद्युतशीलता को क्या मान लिया है x। अब विद्युतशीलता को कोई भी प्रश्न में कुछ भी माने, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन उसका मात्रक तो बदलने वाला है नहीं, उसके वैल्यू बदलने वाला है नहीं। तो देखिए यहाँ से, तो एप्सिलॉन नॉट यानी विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट जो है ये वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसकी मात्रक की बात करें तो दो मात्रक हो सकता है। एक हमने बताया आपको कूलाम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा मात्रक हमने आपको पीछे बताया था फैराड पर मीटर। तो अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा तो वो भी आंसर सही है, फैराड पर मीटर होगा तो वो भी सही है। देखिए यहाँ से आपको ऑप्शन बी में मिलेगा फैराड पर मीटर, तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर बराबर होती है। तो जान लीजिए किसी भी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता जो होती है, आपेक्षिक परावैद्युता जो होती है वो होती है माध्यम की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन अब बटे में वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता, इसी के अनुपात को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक परावैद्युता। तो एप्सिलॉन आर बराबर हो गया एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो अभी आपने पढ़ा था उधर पिछले प्रश्न में, E बराबर होता है F/Q। ठीक है, तो इसका मात्रक निकालें तो मात्रक हो जाएगा F यानी न्यूटन, अब बटे में Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम यानी न्यूटन पर कूलाम। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है। ऑप्शन ए में है न्यूटन कूलाम, ऑप्शन बी में है न्यूटन पर कूलाम, ऑप्शन सी में है वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी में है कूलाम पर न्यूटन। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर में है न्यूटन पर कूलाम। तो आप ऑप्शन बी को देखें, मिल जाएगा न्यूटन पर कूलाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तब इसमें रखे गए +Q आवेश पर लगा बल क्या होगा। तो अभी आपने देखा है E बराबर जो है वो होता है F/Q। ठीक है, तो F बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ पर, Q भाग में है, इधर जाएगा गुना में, तो Q इंटू E, और ये अभी केवल मान लिखा हुआ है, सदिश रूप में लिखेंगे तो इसी के ऊपर क्या लग जाएगा, F के ऊपर एरो और E के ऊपर एरो। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, F बराबर QE। अगर आप देखें तो ऑप्शन ए में ही आपको मिल रहा है F बराबर QE, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा F बराबर QE।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई आवेश है Q, ठीक है, और इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की मान क्या होगा। तो E बराबर होता है बाबू 1/4πε0 इंटू Q/r², ठीक है। तो देख लीजिए आपका कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपके लिए ऑप्शन बी, ठीक है, 1/4πε0 Q/r²। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो देखो यहाँ से हमारा ये है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इसमें आपको एक प्रोटॉन को रखा गया है और एक इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि ऑप्शन ए में उन पर लगा विद्युत बल बराबर होंगे, या विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे, या सी में उनके त्वरण बराबर होंगे, ऑप्शन डी में उनके त्वरण के परिणाम बराबर होंगे। क्या होंगे इन चारों में से सही, ठीक है। देखिए बाबू, आपने पढ़ा है E बराबर होता है F/Q, तो F का वैल्यू निकालेंगे तो हम बोल सकते हैं Q इंटू E हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से Q की जगह पर एक बार प्रोटॉन का आवेश रखिए। अब आपको मालूम होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का आवेश का परिमाण जो है वो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इंटू में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो दोनों के लिए समान ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों पर जो बल लगेंगे उसका परिणाम क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम जा कर के ऑप्शन में चेक करें तो आपको ऑप्शन बी में मिल जाएगा कि विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे लिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विद्युत तीव्रता, ठीक है। आवेश आपका अदिश राशि है, ये नहीं होगा सदिश। धारिता आपका अदिश राशि है, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, तो खत्म कहानी। तो आपका बचा क्या है, ऑप्शन सी। अगर यदि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़े होंगे, थ्योरेटिकल चीज़ें, तो आपको एकदम प्रश्न देखते ही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, विद्युत धारिता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। ऑप्शन ए जूल बटे कूलाम, ऑप्शन बी है जूल इंटू कूलाम, ऑप्शन सी है कूलाम बटे जूल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। अगर आप ये जान जाएंगे तो आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। चलिए, तो हम जानते हैं W यानी कार्य बराबर होता है एक मिनट रुक जाइए, आइए देखिए यहाँ से विद्युत विभव भी बराबर होता है W/Q, ठीक है। और जो विभव होता है उसका मात्रक हमारा फेमस है, वो होता है वोल्ट, V होता है, ठीक है, वोल्ट होता है, ठीक है, ये फेमस है। लेकिन अगर यदि हम बात करें इस फॉर्मूला के आधार पर तो क्या होगा, देखिए यहाँ से विभव बराबर है हमारे पास W/Q, W कार्य और Q का मतलब आवेश। तो कार्य को हम लोग मात्रा की बात करें कार्य का तो होता है जूल, ठीक है, यानी J। अब बट्टे में आपका Q आवेश, आवेश का मतलब होता है कूलाम, तो इसको बोल सकते हैं जूल पर कूलाम। यानी जो वोल्ट है, वोल्ट को हम बोलते हैं जूल पर कूलाम, या जूल पर कूलाम को ही बोलते हैं वोल्ट। बोल रहा है विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, तो यह किसके तुल्य है, किसके समान है, तो वोल्ट जो है जूल पर कूलाम के समान होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में आप देखेंगे तो जूल प्रति कूलाम लिखा हुआ है, तो इसी को हम बोल सकते हैं जूल पर
कूलम्ब, यानी कि ऑप्शन आपका इस प्रश्न का ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए। चित्रानुसार बिंदु ए, बी तथा सी पर तीव्रता क्रमशः ई ए, ई बी तथा ई सी हो तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इस डायग्राम में अगर देखें आप लोग, ठीक है, गौर से गौर से देखें तो ए और सी बिंदु के पास जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो आपका पास पास है, और बी से देखें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और सी के पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ज़्यादा होगी बी की तुलना में। एक ये पॉइंट पता चल गया। दूसरा, दोनों तरफ अगर आप देखें ए और सी के पास इंड में, तो दोनों की तरफ एक ही जैसा कंडीशन बन रहा है हमारा। इसका मतलब है कि जो ए के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सी के पास होगी, यानी ई ए बराबर हो जाएगा ई सी, और ये ज़्यादा होगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बिंदु बी पर होगी। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आपको जहाँ पर दिखेगा वही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलाइए। ऑप्शन ए में लिखा है ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी, तो ये तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी, ये तीनों कभी बराबर नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी में ई ए बराबर ई सी ग्रेटर देन दिया हुआ है ई बी, तो ये ऑप्शन हमारा एकदम 100% सेम टू सेम मैच कर गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आगे आपको मिलाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। यानी कि आपसे इसमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक जो है विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इसमें एक द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, एक द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, एक द्विध्रुव रखा हुआ है। इस द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लग रहा है उसका मान जो है वो अधिकतम है। क्या है बाबू? अधिकतम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी जो पी है, इनके बीच का कोण कितना होगा। तो हम जानते हैं टॉ बराबर होता है, आपको पढ़ा चुका हूँ दोनों, पहला और दूसरा लेक्चर में भी इसकी बात हुआ है बल आघूर्ण का। तो बल आघूर्ण बराबर होता है पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो अब अधिकतम की जब बात करेगा और यहाँ पर साइन थीटा की बात होगी और अधिकतम की बात होगी, तो साइन का 90 डिग्री पर जो वैल्यू होता है वो अधिकतम होता है। इसका मतलब हुआ ये कि P और E के बीच में जो कोण होंगे वो 90 डिग्री होंगे, और 90 डिग्री होंगे तब हमारा जो है बल आघूर्ण का मान जो है वो अधिकतम होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 90 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए। यदि किसी अल्प क्षेत्र डीए पर विद्युतीय तीव्रता ई अभिलंब हो तब उस क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है ई डॉट डी ए, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है ई डी ए कॉस थीटा, और ऑप्शन डी है ई डी ए साइन थीटा। तो चलिए इस प्रश्न का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक जो है, ठीक है, एक सतह है और इसकी छोटी सी एरिया की बात हो रही है, इस एरिया का। ठीक है, तो इस एरिया से लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। अब देखिए ये पृष्ठ जो है आपका एकदम सीधा रखा हुआ है। ठीक है, फ्लैट नहीं किया हुआ है, एकदम जमीन की सतह पर, एकदम जमीन की सतह के समांतर नहीं रखा हुआ, उससे खड़ा रखा हुआ है। ठीक है, तो उससे खड़ा रखेंगे तो आप पेन को देखेंगे, तो पेन को अगर उस सतह पर रखेंगे तो आपको बाहर की ओर दिशा दिखेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र तो इस सतह के लंबवत है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें इस सतह से अगर कोई लाइन को बाहर, कोई लाइन को खींचें तो वो भी आपको इसी लाइन पर दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी ए का दिशा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ई और डी ए दोनों जो है वो एक ही दिशा में है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया हमारा 0 डिग्री। ठीक है,
और आपको पूछ रहा है विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है E/dA cos थीटा, ठीक है, E/dA cos थीटा। अब देखिए यहाँ से जब आप E/dA cos थीटा की जगह पर रखेंगे 0 डिग्री, और आपको मालूम है 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो जब cos 0 डिग्री 1 बन जाएगा तो ये फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, E/dA/1, और गुना करेंगे तो हो जाएगा E/dA, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, E.dA, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का क्या होता है। तो गॉस प्रमेय के अनुसार से किसी भी बंद पृष्ठ में अगर घिरा हुआ कुल आवेश Q है तो जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई वो इस Q का 1/ε0 गुना होगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का क्या होता है, तो उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए 1/ε0 गुना जहाँ लिखा हुआ रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में अगर आप जाएंगे ऑप्शन में तो आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा 1/ε0 गुना होता है, तो बोलेंगे हाँ सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, 5 विद्युतीय द्विध्रुव जो प्रत्येक +-Q आवेश से बना है, दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है, पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स होगा। ऑप्शन ए 10πQ, ऑप्शन बी 20πQ, ऑप्शन सी 5π9, ऑप्शन डी 0। तो इस प्रश्न का भी हमने आपको जवाब पहले ही लेक्चर में बता चुका है, ठीक है, कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, किसी भी प्रकार का है उससे मतलब नहीं बंद होना चाहिए, और इसमें कोई भी द्विध्रुव हो, जैसे मान लेते हैं इसके बीच का दूरी 12 है, कोई भी विद्युत द्विध्रुव हो, ठीक है, चाहे इसकी संख्या कितनी हो, 10 हो, 20 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर कोई द्विध्रुव विद्युत किसी भी कोई भी विद्युत द्विध्रुव किसी पृष्ठ के अंदर है तो वहाँ पर उस पृष्ठ के अंदर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण कुल जो आवेश है, कुल आवेश जो है वो 0 हो जाता है। क्यों, तो देखिए यहाँ से -Q + Q मिलकर कितना हो जाएगा 0, और विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है हमारा Q/ε0। जब कुल आवेश हमारा 0 हो जाएगा और बट्टे में ε0 करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपका फाई बराबर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 में किसी से भी भाग करो या गुना करो तो आपका रिजल्ट कितना मिलता है, 0। तो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बंद पृष्ठ के अंदर कितना ही क्यों न विद्युत द्विध्रुव हो, ठीक है, उस विद्युत द्विध्रुव के कारण और उस बंद पृष्ठ के कारण जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा उसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है, चाहे कितना ही उसके अंदर विद्युत द्विध्रुव डाल दो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। देखिए यहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL, ठीक है, जहाँ Q है हमारा आवेश, तो आवेश का मात्रक हो गया कूलम, और L है हमारा दूरी, तो दूरी का मात्रक हो गया मीटर, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलम मीटर यानी CM, ठीक है। तो देखिए अब मिलाइए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यही वाला मिलेगा, CM लिखा हुआ है, C × M, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया कूलम मीटर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है अचालक, चालक रहता तो हम सोचते भी, अचालक की बात हो रही है, तो इसमें सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है सतह के अलावा अंदर भी, ऑप्शन ए में सतह पर, ऑप्शन सी में केवल भीतर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको इसमें टिक लगा देना है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसमें आपको टिक लगा देना है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए डी नंबर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपके लिए और लास्ट प्रश्न है आज का, ठीक है, और इसके बाद अब आपका
इस चैप्टर का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे बार बार देखें, रिवीजन करें और अपनी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। तो प्रश्न है आपके लिए, किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को जान लीजिए। इसमें बोल रहा है कि एक जो है आपका समतल चादर है जो कि आवेशित है। अब ये प्लस आवेश धनावेश है चाहे इसमें ऋण आवेश है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक ही प्रकार का आवेश होना है, धनावेश है चाहे ऋण आवेश है। ठीक है, तो अब इस बोल रहा है कि आपको इस समतल चादर से, आवेशित जो चादर है, इससे कुछ दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है उसका वैल्यू कितना होता है। तो आप याद रख लीजिए, इसका वैल्यू होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देख लीजिए, अब आप ऑप्शन में मिलाइए कहाँ पर है ऐसा। तो अगर यदि आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी में है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन सी में है सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी में है 0। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहीं पर एक चीज़ और आपको बता देते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछता इस प्रकार से कि एक समतल चादर है, ठीक है, जो कि धनावेशित है, एक दूसरा समतल चादर है जो ऋणावेशित है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समांतर रखा है, तो इन दोनों चादर के बीच में इस वाले हिस्से में क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको ध्यान रख लेना है, बीच में अगर पूछेगा तो आपको बोलना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, और इन चादर के बाहर इधर तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और इस चादर के बाहर इधर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है आपको। बीच में पूछेगा दो समतल चादर के कारण बीच में तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एक सिंगल चादर के कारण पूछेगा उसके बाहर, ठीक है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये हो गया बाहर के लिए, ये हो गया बाहर के लिए, इस चादर से बाहर इधर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस चादर से बाहर इधर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों चादर के कारण बीच में तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर चादर के बाहर पूछ रहा है, इसलिए आंसर हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो आपका चैप्टर है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव था वो सारा का सारा आज जो है सो समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, फुल एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव हो गया है आपका। इसके बाद आपका इस चैप्टर का 2 मार्क्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर परिवार का ध्यान रखें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।